डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो थर्मोडायनेमिक्स इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं इसे बताइए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को कंजर्व करने का कानून, लॉ, नियम। ठीक है, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ का कानून। ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए इसके स्टेटमेंट क्या है। इसका स्टेटमेंट नंबर 1 ये है, द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट एज इट इज़ याद रखना है। नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड but it can be transfer from one form to another form, one form to another form। ओके, ध्यान से देखिएगा, क्या एनर्जी को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। स्टेटमेंट नंबर 1। सेकंड ये है कि यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है ये सब कांस्टेंट है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी of universe remain constant, is remain constant। बराबर है, यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है ये सब की सब कांस्टेंट है। ठीक है ना। थर्ड स्टेटमेंट ये है कि जब कभी एक टाइप की एनर्जी डिसअपियर्ड होती है तो उसकी जगह सेम अमाउंट की एनर्जी अपीयर्ड होती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि व्हेनेवर वन टाइप ऑफ एनर्जी इज डिसअपियर्ड, व्हेनेवर वन टाइप या फिर वन काइंड है ना ऑफ एनर्जी इज डिसअपियर्ड, देन सेम amount of energy must be appeared। ठीक है। फोर्थ ये है, क्या आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी है वो भी कांस्टेंट रहती। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, द टोटल amount of energy of isolated system remain constant। आइसोलेटेड सिस्टम का एनर्जी भी कांस्टेंट रहता। ठीक है, और लास्ट देखिएगा कि सिस्टम और सराउंडिंग का एनर्जी भी कांस्टेंट रहता। भले वहाँ पर मतलब एनर्जी का एक फॉर्म से एनर्जी को हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग की एनर्जी भी कांस्टेंट रहती। बराबर, तो ध्यान से देखिएगा, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड इट्स surrounding
and its surrounding remain constant, remain constant। भले ही इस एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि सिस्टम की एनर्जी सराउंडिंग में ट्रांसफर हो सकती है और सराउंडिंग की एनर्जी सिस्टम में ट्रांसफर हो सकती है, बराबर है। तो ये थे स्टेटमेंट इसके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है ये? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए इसका मैथमेटिकल इक्वेशन ये है, ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन रहेगा मैथमेटिकली फॉर क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, मैथमेटिकली फॉर क्लोज्ड सिस्टम। ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए यहां पर हमने एक सिस्टम को रेस्ट पे रखे, रेस्ट है ना ऑफ सिस्टम, ठीक है, यहां पर हमने एक सिस्टम को रेस्ट पर रखे, ठीक है, इन अब्सेंस ऑफ देखिए इन अब्सेंस ऑफ फील्ड, बराबर है। ध्यान से देखिएगा, अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, क्या इसका इक्वेशन ये है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, एक ही इक्वेशन है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, यहां तक ही समझ गया। देखिए डेल्टा यू ये रहेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ध्यान से देखिएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। क्यू रहेगा प्लस क्यू है यहां पर, है ना, अमाउंट ऑफ या फिर हीट गिवन टू द सिस्टम, क्या रहेगा, हीट गिवन टू द सिस्टम, के हमने सिस्टम को हीट दिए, बराबर, और यहाँ पर प्लस डब्ल्यू है वर्क डन ऑन द सिस्टम, डब्ल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना, और हीट क्या था, ये पॉजिटिव था, ठीक है ना। तो वर्क डन पॉजिटिव, क्या रहेगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, सराउंडिंग के थ्रू किया गया काम, कहाँ पर, सिस्टम पर, तो W रहेगा यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तक क्या आप समझ गए, ये मेन फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू, है ना, यू टू दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इंटरनल एनर्जी को हम ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और यू से भी करते हैं, अलग अलग रेफरेंस बुक में आपको अलग अलग सिंबल मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये इसको यू एफ भी लिख सकते हैं, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। चलिए आप पॉज करके नोट कर लीजिए, अब समझाता हूँ ये टॉपिक डिटेल क्या है। देखिए क्या है इसका मैथमेटिकल इक्वेशन, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, बराबर, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ध्यान से देखना आपने, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये अलग अलग प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे काम करेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, फॉर वेरियस या फिर अदर प्रोसेसेस, ओके। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर वेरियस प्रोसेसेस, है ना। मेन इक्वेशन क्या है सर, मेन इक्वेशन है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, बराबर है, और W इज इक्वल टू माइनस पी ई एक्स डेल्टा वी, याद है ना आपको, माइनस पी ई एक्स डेल्टा वी,
ध्यान से देखिएगा, नंबर 1 है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। सेकंड है फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। थर्ड है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एंड लास्ट वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, ये आपको क्लास में याद हो जाते हैं और हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर में इस पर क्वेश्चन आते रहता है। ओके, ध्यान से देखिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस उसको बोलेंगे हम कि द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ऐसा प्रोसेस जिसमें है ना क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है। अब देखिए, इंटरनल एनर्जी दैट इज आई, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, बराबर है। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा सिस्टम का, उतना ज़्यादा इंटरनल एनर्जी रहता, ठीक है। ध्यान से देखिए, मीन्स इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। सिस्टम का इंटरनल एनर्जी ये किस पर डिपेंड रहता, टेम्परेचर पर, बराबर। अब जब यहाँ पर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू या फिर डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, बिकॉज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, बराबर है ना। अब ध्यान से देखिएगा, मेन फॉर्मूला क्या था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, सो वी कैन रिटर्न एज क्यू प्लस 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और कैसे लिखेंगे आप, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू और डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, बराबर है। तो ये कौन से प्रोसेस के लिए है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अच्छे से याद कर लेना आप इसको, हर साल इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। सेकंड देखिएगा, आइसोबैरिक प्रोसेस, बार प्रेशर का यूनिट है, जहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, बराबर है। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट हो। मेन इक्वेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू, बोलो आप, क्यू प्लस है ना डब्ल्यू, और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, बराबर है। अब यहाँ पर मैंने P लगा दिया हूँ, प्रेशर हीट का, बराबर है। कैसे लिखेंगे आप, क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी ई एक्स, और ये है डेल्टा वी, बराबर है। यहां तक क्या आपको डाउट है क्या, क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू है ना प्लस पी ई एक्स और डेल्टा वी, ये समझ में आ गया आपको, पक्का। देखिए, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, ये हमने पढ़े थे फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में क्या रहता बताइए आप, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, मतलब डेल्टा वी ये रहेगा 0। मेन इक्वेशन क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस माइनस पी डेल्टा वी, बराबर। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू है ना, ये वी लगा देंगे प्लस है ना, अब यहाँ पर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू 0, ये हो जाएगा 0। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू ये है क्यू, बराबर है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको। नेक्स्ट है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच डू नॉट एक्सचेंज ऑफ हीट विथ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, मतलब यहाँ पर हीट जो है ये कांस्टेंट होगा, पढ़े हमने इससे पहले, हाँ सर, ओके। सो Q इज इक्वल टू 0, और कैसे लिखेंगे आप, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, और डेल्टा U इज इक्वल टू 0 प्लस W, सो डेल्टा U इज इक्वल टू W, और माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W, एक ही बात है, समझ में आ गया आपको। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है ना फॉर वेरियस प्रोसेस। देखिए, अलग अलग प्रोसेस के लिए इसका इक्वेशन क्या तैयार होगा। आइसोथर्मल के लिए क्या रहेगा, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू और W इज इक्वल टू माइनस क्यू। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए क्या रहेगा, QP इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ओके।
आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू और वी। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या रहेगा, हीट कांस्टेंट है यहाँ पर, बराबर है, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। यहाँ तक की समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी क्या रहता है, ये वाला, क्या इंटरनल एनर्जी ये टेम्परेचर पर डिपेंड रहता है, बराबर है ना। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, है ना, गैसियस मॉलिक्यूल का, उतना ज़्यादा इंटरनल एनर्जी रहेगा। ओके, अब ध्यान से देखिए इंटरनल एनर्जी क्या है, उसका डेफिनेशन क्या रहेगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी, है ना, ये, और इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद में साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी जीरो रहता है। इंटरनल एनर्जी ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है ना, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड रहता। ये हम डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, और मैं रिमाइंड करवा दूंगा कि जो जो हमने फॉर्मूले जस्ट पढ़े, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। ओके, ध्यान से देखिएगा, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, यू से या फिर ई से। कहीं पर किसी किताब में आपको ई मिलेगा और कहीं पर यू मिलेगा। इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन ये है, द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी विथ सिस्टम कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। सारी एनर्जी का समेशन। पहले हम समझ लेते हैं टोटल एनर्जी क्या रहता। बोला सर, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस, है ना, इंटरनल एनर्जी प्लस बाइंडिंग एनर्जी एटसेट्रा एंड सो ऑन, बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, क्या गैसियस मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ये कहना था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी, इसका ये कहना था कि गैसियस मॉलिक्यूल में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, है ना, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among gaseous molecule, among gaseous molecule, गैसियस मॉलिक्यूल में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए इंटरनल एनर्जी जो है ये इक्वल रहेगा किसके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। यानी किसी भी मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रहेगी, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये कहना था कि गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा तो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, इंटरनल एनर्जी गैसेस मॉलिक्यूल में कैसा होगा और काइनेटिक एनर्जी कौन कौन सा है, तो देखिए इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, ये रहना ट्रांजिशनल, क्या रहेगा बताइए, ट्रांजिशनल इंटरनल एनर्जी। के ई ये रहेगा वाइब्रेशनल, ये मैं आपको समझाता, ठीक है, प्लस के ई, है ना, ये रहेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, कौन सा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस बाइंडिंग एनर्जी प्लस 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 एंड सो ऑन। तो इसका मीनिंग यह हो रहा कि किसी भी मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी हम नहीं निकाल सकते। मान लीजिए अगर मैंने गैसियस मॉलिक्यूल यूज किया हूँ, O2 मॉलिक्यूल, है ना। अब ट्रांजिशनल एनर्जी किसको बताएंगे हम, कि गैसियस मॉलिक्यूल जो है ऐसा ये रैंडमली स्ट्रेट लाइन में मोशन होते रहते हैं, बराबर है। वाइब्रेशनल, के गैसियस मॉलिक्यूल अपनी जगह वाइब्रेट होते हैं, है ना, समझिए यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल अपनी जगह वाइब्रेट हो गए, ठीक है। रोटेशनल, रोटेशनल में क्या रहेगा कि ये मॉलिक्यूल अपने एक्सिस पर घूमते रहेंगे, है ना। अगर इन मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ये तो रिजेक्ट हो गए ना, इसके हिसाब से होता है हमने केटीजी के हिसाब से। अगर देखिए गैसियस मॉलिक्यूल है तो गैसियस मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कैसा होगा, ये है एटम, यहाँ पर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ये रहेगा क्या बताइए आप, पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को तोड़ना है हमारे को O2 मॉलिक्यूल को, तो इसको एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, सॉरी बॉन्ड एनर्जी, क्या बोलेंगे इसको, बॉन्ड एनर्जी। तो कहने का मीनिंग ये है कि मान लीजिए मैंने किसी कंटेनर के अंदर अगर गैसियस मॉलिक्यूल भर दिया और सिस्टम को रेस्ट पर रख दिया, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी रहेगी, इंटरनल एनर्जी, बराबर है, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ, है ना, बॉन्ड एनर्जी, है ना, एंड सो ऑन, बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे ये पूछा कि इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी है, तो इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते कि किसी भी मॉलिक्यूल का टोटल इंटरनल एनर्जी कितना रहेगा, क्योंकि एनर्जी अलग अलग टाइप की है ना। अब मेरे को जितना पता है मैं उतना बताया आपको, काइनेटिक, पोटेंशियल, बराबर है, बाइंडिंग एनर्जीज, है ना, उसके बाद में साउंड एनर्जी, वाइंड एनर्जी एटसेट्रा जो भी है, तो ठीक है। लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल का टोटल इंटरनल एनर्जी हम प्रूफ नहीं कर सकते, बराबर है। भले आप इतना बता देंगे कि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में चेंजेस कितना आ रहा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो हमने इंटरनल एनर्जी लिखी है, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइन, बराबर है, इंटरनल एनर्जी कैन नॉट, ठीक है, बी डिटरमाइन, इंटरनल एनर्जी को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। हाँ एक बात है कि यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला है U फाइनल माइनस U इनिशियल, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ तक के समझ में आया आपको, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ठीक है, यहाँ तक के समझ गए। इसमें कोई डाउट है क्या? देखिए, अब एक तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ये था, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, एक ये फॉर्मूला, और एक ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेल्टा U इज इक्वल टू N CV डेल्टा T, ठीक है। ये ऑल प्रोसेस के लिए वैलिड है ना, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस, सारे प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। जैसा इससे पहले हमने पढ़े थे कि W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, ये किसके लिए वैलिड था, सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पर ही ये वैलिड था, है ना। तो इसके थ्रू हम यहाँ से इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट चाहिए, है ना। लेकिन ये जो फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेल्टा U इज इक्वल टू N CV डेल्टा T, बराबर है। अब ये N क्या है, इसमें CV क्या है ना, उसके बाद में डेल्टा T क्या है, ये मैं आपको डिटेल समझा देता, ध्यान से देखिए, नोट किया आपने इधर का, हाँ समझ लो पहले आप। देखिए डेल्टा U तो आपको पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंजेस आ रहा वो बताना है आपको। N रहेगा इसमें नंबर ऑफ मोल्स, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, N इज इक्वल टू W अपॉन M, मास अपॉन मोलर मास, CV कैपिटल है ना, और ये स्मॉल भी है सफिक्स में, तो ये रहेगा मोलार, है ना, स्पेसिफिक हीट, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी MS, है ना, HC, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा T है यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर में क्या चेंजेस आ रहा, ओके। तो याद रखेंगे आप। अच्छा, इंटरनल एनर्जी की और क्या क्या खास बात है, चलिए मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये नोट कर लिएगा आपने, हाँ देखिए, द सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये समझ गए, मेन फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, बोलिए, डेल्टा U इज इक्वल टू N, है ना, इंटू CV इंटू डेल्टा T, ओके। ध्यान से देखिएगा, इंटरनल एनर्जी इससे पहले हमने पढ़े कि इंटरनल एनर्जी इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड रहती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना, यानी जितने ज़्यादा गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सिस्टम में उतना ज़्यादा उसका एक्सटर्नल प्रॉपर्टी रहेगा, सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगा, मीन्स दैट इज इंटरनल एनर्जी उतना ज़्यादा रहेगा, बराबर है ना। कहने का मतलब ये है गैसियस मॉलिक्यूल के पास देखिए जितने ज़्यादा गैसेस मॉलिक्यूल अगर सिस्टम में प्रेजेंट हो तो उसका इंटरनल एनर्जी उतना ज़्यादा होगा, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है।
सेकंड पॉइंट ये है कि ये स्टेट फंक्शन रहता है, क्या रहता, स्टेट फंक्शन जो डिपेंड्स रहेगा, है ना, विच इज डिपेंड्स अपॉन बोलो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, बराबर है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया हूँ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, ठीक है। अब ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल, बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, ये है ए और ये है बी, ठीक है। अब यहाँ पर ये रहेगा इनिशियल इंटरनल एनर्जी और ये रहेगा फाइनल इंटरनल एनर्जी, सॉरी फाइनल तो नहीं बताएंगे। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा और डबल आकर के यहाँ पर खत्म हो गया साइक्लिक प्रोसेस में, बराबर ना। तो देखिए पहले ही समझाया था स्टेट फंक्शन क्या है ना, क्या ये डिपेंड रहेगा इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस इनिशियल और फाइनल का, यू एफ फाइनल माइनस इनिशियल, बराबर है। ये रहेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रोसेस शुरू यहाँ से हुआ था और यहाँ पर आकर के ख़त्म हो गया, मतलब यही U1 रहेगा और यही U2 रहेगा। U1 इज इक्वल टू द U2, दैट इज डेल्टा U, देयर इज नो चेंज फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस, बराबर है। लेकिन यहाँ पर Q हीट और वर्क है ना, ये आपको याद है, हीट एंड वर्क, दीज आर क्या है बताइए, हीट और वर्क, ये है पाथ फंक्शन, क्या है, पाथ फंक्शन। ये कभी भी 0 नहीं रहते, इज नॉट इक्वल टू 0, एक तो कम रहेंगे या फिर ज्यादा रहेंगे, बराबर ना। हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, ठीक है। बाकी जितना हमने पढ़े है ना, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, हीट ऑफ रिएक्शन, ये सारे क्या है बताइए, स्टेट फंक्शन। यहां तक के समझ गया। हीट क्या है बोलो, ये नोट किया क्या आपने? चलिए देखिए, हीट क्या है बोलो, फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना, मतलब एनर्जी को ट्रांसफर करने की एक शक्ल है, एक फॉर्म है हीट। हीट इज द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक शक्ल है, एक फॉर्म है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? क्यू से। अब ध्यान से देखिएगा, क्या Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, क्या बोलो, एम सी डेल्टा टी, बराबर है। अब यहाँ पर m रहेगा मास ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, c रहेगा, देखिए यहाँ पर c कैपिटल C बताया था मैंने, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये रहेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बराबर है, SHC। और डेल्टा टी पता है आपको, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। जब हम न्यूमेरिकल लेंगे और आपको अच्छा मजा आ जाएंगे सॉल्व करने में। ओके, यहाँ तक कि समझ गया, इसमें कोई डाउट है क्या? पक्का। और एक मेन फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पर डेल्टा यू है ये लॉन्ग चेंज, अगर मैं यहाँ पर स्मॉल चेंज किया तो कैसे करेंगे आप, डेल्टा यू इज इक्वल टू, है ना, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ये रहेगा शॉर्ट चेंज के लिए, ठीक है ना। मतलब बहुत ज़्यादा अगर इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आए तो दैट इज डेल्टा यू, और कम चेंजेस आए तो डी यू, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या? अच्छा, एक फॉर्मूला ये पढ़े थे हमने, क्या सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, और सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, और सी वी इज इक्वल टू एफ बाई टू इंटू आर। ये फॉर्मूले याद आ रहे हैं आपको? पक्का, ठीक है ना। और सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल टू गैमा। ये फॉर्मूले मैं आपको इसलिए याद दिला रहा क्योंकि हम अगले लेक्चर में इस टॉपिक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लेना कि मेन फॉर्मूले कौन से है ना, रिमाइंड करवा दे रहा मैं। सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल टू गैमा, ठीक है। और एफ क्या, देखिए सी वी इज इक्वल टू एफ बाई टू इंटू आर। एफ क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम, याद आया क्या आपको? एफ क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए मैं इधर लिख लेता हूँ, एफ इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। देखिए एफ इज इक्वल टू, ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना।
अब डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए और पॉली एटॉमिक के लिए अलग अलग है, 3, 5, 6। ये रहेगा मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, हीलियम नियॉन आर्गन आ जाएगा, है ना, He, हीलियम नियॉन आर्गन। ये F इज इक्वल टू 5 रहेगा कौन सी गैसेस के लिए, डायटोमिक गैसेस के लिए, O2, Cl2, H2, बराबर है ना। और F6 ये रहेगा पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए, इसकी एग्जांपल बोलो, SO3, O3 एटसेट्रा, ओजोन, है ना, SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड एटसेट्रा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, ये Cp निकाल लिया हमने, है ना, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R और Cv इज इक्वल टू F/2 इंटू R। अब R की जो वैल्यूज है एनर्जी के टर्म्स में क्या रहेगा, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, बराबर, और R इज इक्वल टू, है ना, 1.987 अप्रॉक्स हम इसको लिखते हैं सर 2 कैलोरीज, है ना, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ओके, ये लिखे हमने, जिस पे न्यूमेरिकल हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। एक मेन फॉर्मूला कौन सा बताया मैंने आपको, बोलो, कि डेल्टा U इज इक्वल टू, बराबर है, डेल्टा U इज इक्वल टू N CV और डेल्टा T। ठीक है ना। एक डेल्टा U वाला फॉर्मूला कौन सा है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो इस टॉपिक से जितने रिलेटेड फॉर्मूले हैं उन न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आप अगले लेक्चर तक के ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये डेल्टा U इज इक्वल टू N CV डेल्टा T, है ना, और यहाँ पर Q इज इक्वल टू M, है ना, C डेल्टा T, और ये CV इज इक्वल टू F/2 इंटू R, और R क्या रहेगा कैलोरीज में, 2 कैलोरीज, है ना, पर है ना, केल्विन और मोल, और Cp/Cv इज इक्वल टू गामा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, फिर इसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम पढ़ेंगे एंथैल्पी, है ना, H इज इक्वल टू U प्लस PV, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा H, है ना, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, उसको हम डिराइव करेंगे। फिर गैस के लिए अलग है, लिक्विड के लिए अलग है, क्या इक्वेशन बनेगा उसको पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।